नमस्कार। आज का विषय थोड़ा हटके है। मतलब आमतौर पर लोग होम लोन लेते हैं और सोचते हैं कि बस इसे जल्दी से जल्दी चुका दें। जी हाँ। लेकिन हमारे सामने एक लेख आया है जो कुछ और ही कहता है। वो कहता है कि शायद ये सोच, मतलब लोन जल्दी चुकाने की सोच, आपको करोड़ों का नुकसान करा सकती है। जी हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, पर इस लेख का दावा यही है कि होम लोन की ईएमआई को, जिसे हम बोझ समझते हैं ना, उसे शायद संपत्ति बनाने का एक जरिया भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी अनोखी रणनीति की तह तक जाएंगे। देखते हैं कि कैसे, जैसा लेख में बताया गया है, लोन की रकम को सिर्फ चुकाने के बजाय उसे निवेश करके कैसे ज्यादा संपत्ति बन सकती है। हाँ, मतलब ये एक अलग ही नजरिया है। तो लेख में एक उदाहरण है अंकित का। बड़ा दिलचस्प केस है। 27 साल की उम्र में 56 लाख रुपए का घर लिया। अच्छा। और लोन लिया करीब 4.5 करोड़ रुपए का 25 साल के लिए। और ईएमआई थी लगभग 37,599 रुपए हर महीने। 37,599 रुपए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते, जैसे ही पैसा आता थोड़ा थोड़ा करके लोन चुकाते जाते, है ना? बिल्कुल, वही आम रास्ता है। सोचते हैं कि सिर से बोझ उतरे। पर अंकित ने कुछ बिल्कुल अलग किया। उन्होंने लोन की पूरी रकम, वो जो 45,07,000 रुपए थी, उसे चुकाया नहीं। अच्छा, तो क्या किया? उसे सीधे एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया, पूरा का पूरा। अरे, ये तो काफी रिस्की कदम लगता है। स्मॉल कैप फंड्स वैसे भी वॉलेटाइल होते हैं। हाँ, रिस्की तो है। और फिर हर महीने ईएमआई भरने के लिए उन्होंने उस निवेश से, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी एसडब्ल्यूपी से, वो 37,599 रुपए निकालना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ईएमआई निवेश से ही जा रही थी, मतलब अपनी जेब से ईएमआई नहीं भर रहे थे, बल्कि निवेश से निकाल कर दे रहे थे। जी हाँ। तो यहाँ पर गणित वाकई दिलचस्प हो जाता है। लेख एक अनुमान लगाता है कि अगर 25 साल तक, मान लीजिए, औसतन 22% का रिटर्न मिला। 22%? ये तो बहुत ज्यादा है वैसे। हाँ, ये काफी आशावादी अनुमान है। बिल्कुल, ऐसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर ये मान लें तो नतीजा चौंकाने वाला था। अंकित के पास न सिर्फ अपना घर था, बल्कि निवेश की जो बची हुई रकम थी वो बढ़कर करीब 33.6 करोड़ रुपए हो गई। 33.6 करोड़? ये तो मतलब विश्वास करना मुश्किल है। लोन चुकाने के बाद भी इतना पैसा? हाँ, आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है और 22% लगातार मिलना, जैसा आपने कहा, मुश्किल है। लेकिन इसके पीछे का जो सिद्धांत है ना, वो महत्वपूर्ण है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अवसर लागत। हाँ, अंकित ने वो जो लोन जल्दी चुकाने की एक भावनात्मक संतुष्टि होती है, उसके बजाय उस पैसे को ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका दिया। जो ब्याज वो लोन पर दे रहे थे, शायद 8-9%, हाँ, लगभग उतना ही होता है, उससे कहीं ज्यादा कमाने की संभावना पर दांव लगाया। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था। इसकी तुलना अगर हम रामू के पारंपरिक रास्ते से करें, जैसा लेख में दिया है, रामू ने लोन चुकाने पर ही ध्यान दिया। जी। 25 साल में घर तो उनका हो गया, लेकिन उन्होंने ब्याज मिलाकर कुल 1.13 करोड़ रुपए चुकाए, और घर के अलावा कोई खास संपत्ति नहीं बनी। बिल्कुल, सारी जमा पूंजी या अतिरिक्त आय लोन चुकाने में चली गई। और लेख ये भी कहता है कि अगर अंकित के निवेश पर रिटर्न कम भी होता, मान लीजिए सिर्फ 15%। अच्छा, 15%? ये ज्यादा वास्तविक लगता है। हाँ, ये शायद ज्यादा यथार्थवादी उम्मीद है। तब भी 25 साल बाद उनके पास घर के अलावा करीब 4.8 करोड़ रुपए की संपत्ति होती। तो संदेश ये नहीं कि कर्ज लेना बहुत अच्छा है, बल्कि ये कि कर्ज को समझदारी से कैसे संभाला जाए। वो बोझ की जगह एक जरिया बन सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कोई इस रणनीति को अमल में लाना चाहे, तो लेख के हिसाब से क्या कदम उठाने होंगे? सुनने में तो बड़ा आकर्षक है, पर शायद उतना आसान ना हो। हाँ, बिल्कुल आसान नहीं है, और सावधानी बहुत जरूरी है। लेख कुछ मुख्य बातें सुझाता है। पहली चीज, पूरी योजना पहले से बनानी होगी। म्यूचुअल फंड के जोखिम, उनके रिटर्न्स, इन सबको अच्छे से समझना होगा। सही बात है, होमवर्क जरूरी है। दूसरा, लंबे अवधि का लोन लेना बेहतर है, जैसे 20-25 साल, ताकि निवेश को कंपाउंड होने का, बढ़ने का ज्यादा समय मिले। तीसरा, लोन की रकम को इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना, वो भी अपने जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार। स्मॉल कैप सबके लिए नहीं है, शायद लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप बेहतर हो कुछ लोगों के लिए। और फिर वो एसडब्ल्यूपी वाला कदम? हाँ। चौथा, ईएमआई के बराबर रकम का एसडब्ल्यूपी सेट करना,
यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि अगर बाजार गिरता है तो हो सकता है SWP आपके मूल निवेश से पैसा निकाले, जो अच्छा नहीं है। ये एक बड़ा रिस्क है। और सबसे अहम 5वां कदम, धैर्य रखना, निवेशित रहना। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर निवेश रोकना या निकालना नहीं। लंबी अवधि का खेल है ये। और क्या सावधानियां बताई गई हैं? क्योंकि ये कोई गारंटी वाली स्कीम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, गारंटी तो बिल्कुल नहीं है। लेख भी चेतावनियां देता है, जैसे SWP की गणना ध्यान से करनी चाहिए। उसके लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सालाना अपने निवेश के प्रदर्शन पर नजर रखें। जरूरत पड़े तो एडजस्ट करें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कम लागत वाले फंड्स जैसे इंडेक्स फंड्स या ETFs चुनना बेहतर हो सकता है। हाँ, एक्सपेंस रेशो कम होना चाहिए। और बार बार फंड बदलना या समय से पहले पैसे निकालने से बचना चाहिए। कंपाउंडिंग का जो जादू है वो लंबी अवधि में ही दिखता है, और ये साफ समझना होगा कि ये रणनीति सबके लिए नहीं है। इसमें बाजार का जोखिम है और इसके लिए अनुशासन और हाँ, ऊंची जोखिम सहनशीलता चाहिए। तो मतलब ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली बात हो गई कुछ हद तक, हाँ। तो कुल मिलाकर ये जो नजरिया है, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि EMI, जिसे हम हमेशा दुश्मन समझते हैं, वो शायद दुश्मन ना हो। एक सही योजना, सही रणनीति और अनुशासन के साथ ये संपत्ति बनाने में मददगार भी हो सकती है। सही कहा। आज की चर्चा का सार मुझे लगता है यही है कि होम लोन को सिर्फ एक देनदारी या लायबिलिटी ना समझें, उसे एक संभावित वित्तीय अवसर के तौर पर भी देखा जा सकता है। बस शर्त यह है कि आप जोखिम और रणनीति को ठीक से समझें। ये लेख हमें इसी लीक से हटकर सोचने को कह रहा है। बिल्कुल, सोचने का एक नया तरीका। और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब, क्या कर्ज हमेशा सिर्फ एक बोझ ही होता है, या फिर अगर उसे सही समझ और सही रणनीति के साथ इस्तेमाल किया जाए तो क्या वो वित्तीय तरक्की का एक अनदेखा रास्ता भी खोल सकता है? सोचने वाली बात है।